हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से एक बार चैट में बता दो। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है तो मैं स्क्रीन पे आ जाऊं? अगर सब कुछ बढ़िया है, आवाज एकदम सही आ रही है, तो एक बार जल्दी से चैट में पीके लिख के बता देना। यस यस यस, बहुत बढ़िया। यस आ गया है। दोस्तों कैसे हो, भाइयों बहनों मित्रों? याद आई क्या है? बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, याद व्याद करा, मिस विस करा या नहीं करा? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रही है जनता? हाँ, नहीं आई याद? कैसे लोग हैं यार, बताओ। थोड़ा सा भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं? बताओ यार, क्या लोग हैं दोस्तों। चलिए, कुछ बातचीत करें फिर शुरू करते हैं। एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो जरा जोश मीटर एक बार चैट में लिख के बता दो। एनर्जी मीटर कैसी है, जोश मीटर कैसा है भैया? हाँ भाई, क्योंकि अभय बैच को स्टार्ट हुए हुए लगभग लगभग 15 दिन हो गए हैं, है ना? लगभग लगभग 15 दिन हो गए। और 15 दिन के अंदर ना, अगर आपने देखा हो तो शुरू में जो तुम्हारा जोश था, मुझे पता है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ है। ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है, राइट? मतलब तुम्हारा जो शुरू में जो एकदम हाई जोश था, अब वो थोड़ा डाउन तो पहुंच गया है। क्या ये बात सही है? क्या ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? शुरू में कितने एनर्जी में रहते थे ना तुम, और अब क्या हो गया है? बताओ। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या ऐसा हुआ है क्या सबके साथ? हुआ है? हुआ है, हुआ है, हुआ है। ओके जी, ओके। हम्म। थोड़ा 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 सबके साथ होता है, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार। एक चीज याद रखना, देखो, वो बचपन में एक एग्जाम्पल दिया जाता था ना, कछुए और खरगोश की रेस वाला, याद है तुम्हें? उसमें क्या बताते थे कि एक खरगोश जो कि बहुत तेज भागता है और रुक जाता है, जबकि एक कछुआ जो कि धीरे 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 एक एक कदम बढ़ा के कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता है और वो जीत जाता है। तो अपनी लाइफ भी ऐसी है ना। शुरू में जो जोश के साथ भागे थे तुम, अब तुम्हारे अंदर ठहराव आ गया है, थोड़ा तुम रुक गए होगे, थोड़ी डिमोटिवेशन फील हो रही होगी। बट ना, रुकना नहीं है। हाँ, अब उतनी तेज नहीं भाग पाओगे, लेकिन धीरे 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 चलते रहना है। समझ रहे हो बात को मैं क्या बता रहा हूं? कि हमें हार नहीं माननी, कदम छोटे बना लो। मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू की तरह डेली बैठ बैठ के 5 5 6 6 घंटे पढ़ जाओगे, पॉसिबल नहीं है। हर रोज नहीं हो पाएगा। बट डेली अगर तुम थोड़ा भी पढ़ रहे हो ना, तो इसका मतलब है तुम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो। आई बात समझ में? यस। अब ये मत बोलना भैया ने हमको कछुआ बोल दिया। चलो आ जाओ। आया भैया, कैसे हो सब? वाह यार, क्या फोटो लगती है मेरी आजकल तो। क्या बात है यार, क्या बात है। कैसे हो सब? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ये हम सारे के सारे टॉपिक्स आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स में से पीके हिट्स क्या क्या है, मैं आपको पहले तो इस चैप्टर के पीके हिट्स बता देता हूं, जिसमें से कि सवाल आते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है टॉपिक, उसमें से एक सवाल आपको दिखने वाला है न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शन में से। ब्रेन में जो हाइंड ब्रेन है, उसमें से एमसीक्यू आपको दिखने वाला है। अगली चीज, रिफ्लेक्स एक्शन का ये जो डायग्राम है, रिफ्लेक्स आर्क का जो डायग्राम है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन में से भी एक एमसीक्यू दिख सकता है। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उन टॉपिक में से ये थे सारे के सारे वो टॉपिक्स जो कि पीके हिट्स हैं। अब आपको पता ही होगा पीके हिट्स क्या होता है, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना बिडू? हाँ कि नहीं? आ गए सब? हाँ। चलो, तो अब पहले आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मास्त्र की बातें कर लेते हैं। क्या आप सबने ब्रह्मास्त्र सॉल्व करा? क्या आप सबने जिनको नहीं आया अभी तक, कुछ बच्चे रह गए हैं अभी भी जिनको नहीं आया, तो आई गेस की शायद पीडीएफ वगैरह भी पहले टेस्ट की डाल दी गई थी। तो क्या आपने ब्रह्मास्त्र सॉल्व करने की कोशिशें करी या नहीं करी? नहीं करी? अगर आपने करी होगी तो आपको एक सरप्राइज मिला होगा। सरप्राइज ये था कि साइंस के अंदर जो 3 चैप्टर मैंने कराए हैं, उनके अलावा भी आपको बाकी चैप्टर के क्वेश्चन दिखे होंगे। जिसने करा है उसको पता है, जिसने नहीं करा उसको तो बिल्कुल नहीं पता। राइट? सरप्राइज हुए थे क्या? सरप्राइज हुए थे क्या देख के? हाँ, यस। आगे के चैप्टर भी हैं। यस यस यस, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाह रहा था, यही तो मैं चाह रहा था, यही तो था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो, अब पहली चीज तो यह है, पहली चीज तो यह है कि जितने लोगों ने ब्रह्मास्त्र सॉल्व नहीं करा है वो प्लीज करिएगा, और जो कर चुके हैं उनसे मैं थोड़ी बातचीत कर रहा हूं। बात यह है कि साइंस के अंदर आपको 3 चैप्टर अपन ने पढ़े हैं अभी तक, उसके अलावा भी आपको चैप्टर्स के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, फॉर श्योर है ना। कुछ शायद इलेक्ट्रिसिटी के देखने को मिले होंगे, एक शायद कार्बन एंड कंपाउंड्स का देखने को मिला होगा, एक आपको उसका जो लास्ट चैप्टर है उसका भी देखने को मिला होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का देखने को मिला होगा, राइट। दिखा था, दिखा था। देख के क्या लगा, शौक हो गए, शौक हो गए। आउट ऑफ सिलेबस बेटा, ये सारी चीजें तेरे ही पेपर में आएंगी, तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है। अब देखो, ये चीज मैंने साइंस में क्यों करी है, अब यहां पे आप चीजें समझने की कोशिश करना। इस बैच के अंदर 80% ऐसे बच्चे हैं, मान लो 100% ऐसे बच्चे हैं जिनके प्री बोर्ड चल रहे हैं, तुम्हारे भी अभी प्री बोर्ड चल रहे होंगे, तो तुमने थोड़ा थोड़ा सारे चैप्टर्स के बारे में पढ़ा तो होगा। अरे सही बताना, प्री बोर्ड चल रहे, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर। हाँ, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, मैं समझ रहा हूं, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया, क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड चल रहे हैं स्कूल के अंदर, मुझे पता है, ठीक है। अब साइंस के अंदर ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है टैकल करना। यानी ना आजकल ना साइंस का पेपर एक बहुत डिफिकल्ट लेवल पे आ रहा है। पिछले साल का पेपर देखोगे, इस साल भी जो पेपर आएगा थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। उसकी प्रैक्टिस अपन ना अलग तरीके से करेंगे। मैंने ना कुछ 3-4 चैप्टर जिनके क्वेश्चन हर साल आते हैं, वो क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। अब जब तुम ब्रह्मास्त्र सॉल्व करोगे, तुम सॉल्व करोगे, ठीक है भैया ये तो आता है, ये तो आता है, फिर वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा उस टॉपिक का जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। अब वहां पर चेक होगा तुम्हारी मेंटेलिटी कि तुम कैसे उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे, क्योंकि तुम्हें आंसर शीट में लिखना है ना, तुम कैसे लिखोगे जो कि तुम्हें नहीं आता। अटेम्प्ट करना है बेटा, अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुम उसको अटेम्प्ट करोगे, थोड़ा बहुत तुम्हें चीजें तुम सोच पाओगे, थोड़ी चीजें तुम उसके बारे में नहीं सोच पाओगे, बट बाद में जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो तुम्हें लिंक होगा कि अरे हाँ यार, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये प्रशांत भैया ने ब्रह्मास्त्र नंबर 1 में डाला था, मिक्स्ड सैंपल पेपर 1 के अंदर, और मैंने वो आधा अधूरा लिखा था। तब तुम समझोगे। पहले ब्रह्मास्त्र में साइंस में नंबर कम आएंगे, दूसरे में ज्यादा आएंगे, तीसरे में और ज्यादा आएंगे, चौथे में टॉप। कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे अपन खुद का। समझ रहे हो, समझ रहे हो। इस बार का पेपर क्योंकि टफ रहेगा, इस वजह से ऐसी चीजें डिजाइन करी गई है ना कि तुम्हारी मदद होने वाली है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, छोड़ना मत। मैं क्या बोल रहा हूं, छोड़ना मत। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, मान लो कार्बन कंपाउंड अपन ने नहीं पढ़ा, उसका एक सवाल है, छोड़ो मत। छोड़ना नहीं है, जो दिमाग में आ रहा है, जो तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज तुम्हें बता रही है, वो लिख के आओ। वो तुम्हारा मेंटल टेस्ट है, वो तुम्हारा मेंटल टेस्ट है कि तुम्हें कितना आता है जब तुम उस चैप्टर के बारे में नहीं जानते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। चलो चलो, चेक कैसे करना है। चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। आपको वैसे डाउट सेशंस में होगा, बट उससे पहले मैं एक काम करूंगा कि आपको आंसर शीट, जो आंसर की है ना, आंसर की साइंस की, मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। आंसर की दे दूं, आंसर की से काम चल जाएगा, ठीक है। आंसर की से काम चल जाएगा, तो मैं आपको आंसर की दे दूंगा। डन डन डन। आंसर की मतलब जो आंसर हैं पूरी के पूरे, वो आपको अपलोड, मैं कल पहली ब्रह्मास्त्र साइंस की अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो वो तुम फिर चेक कर लेना। डन रहा, डन रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया 4 बजे वाली लाइव लोगे इस बार? नहीं, आपको शुरू में बताया तो था, इस बार मैं 4 बजे वाली लाइव नहीं लूंगा दोस्तों। नो 4 AM लाइव दिस टाइम, नो। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत बेसिक चीज है। हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। क्यों होते हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड? क्योंकि हमें इस हाथ को ऐसे हिलाना है, इस हाथ को ऐसे हिलाना है, इधर ऐसे करना है, इधर ऐसे करना है। ये जो मूवमेंट है, ये कोऑर्डिनेशन ही तो है, यानी वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसको ही तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, है ना। बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, यही तो सुना है तुमने, बहुत बढ़िया जी। अब इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में जरूरी क्यों है? पहली चीज, इससे मूवमेंट होती है। तो पहली चीज, करेक्ट मूवमेंट ऑफ ईच स्पेसिफिक चेंज। एक तो मूवमेंट कराने के काम आता है। दूसरा, नो रॉन्ग और अननेसेसरी एक्शन। ऐसा ना हो कि तुम कि तुम मान लो तुम्हारी बॉडी के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं चल रहा, तुम्हारा दोस्त आया,
तुम्हें उस दोस्त से हाथ मिलाना था, बट क्योंकि तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सही नहीं चल रहा था, तो हाथ मिलाने के बजाय हाथ ऐसे चल गया। ऐसा तो ना हो जाए। तो रॉन्ग मूवमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत जरूरी है ना, क्या पता कि क्या हो जाए तुम्हारे साथ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो इस चैप्टर के अंदर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, दो डिफरेंट टॉपिक्स लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। एनिमल यानी हम, हाँ तुम जानवर हो, तुम्हारी हरकतों से भी जानवर हो, एक्चुअली में भी जानवर ही हो तुम। आ जाओ। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो दो सिस्टम होते हैं, दो सिस्टम। एक होता है क्या, नर्वस सिस्टम, और एक होता है क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आगे बात करेंगे, अभी बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। अब नर्वस सिस्टम के बिना बेटा दो पार्ट होते हैं, समझाऊंगा। दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये पेरी पेरी फ्राइज नहीं है बेटा। ये पेरी पेरी फ्राइज नहीं है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, हमारे कॉलेज में ना बहुत अच्छी पेरी पेरी फ्राइज मिलती थी, क्या मजा आता था खाने में। कोई बात नहीं। तो सीएनएस और पीएनएस, ठीक है जी भैया, ये हमें पता चल गया, तो हमें ऑलरेडी पता था, कुछ नया बताओ। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। इसके दो ही टॉपिक आपके सिलेबस में है, एक है क्रैनियल नर्व और एक होता है स्पाइनल नर्व। भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले ये तो बताओ। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है आपका दिमाग, जो कि थोड़ा तुम में कम हो सकता है, तुम्हारे दोस्त में कम हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो चीजें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, नर्व्स होती हैं। बहुत सारी बॉडी के अंदर नर्व होती है ना, नर्व, नर्व सुना होगा ना, नर्व। हाँ बोलते हैं ना, वो आशिक लोग बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं अपनी नस काट लूंगा, नर्व काट लूंगा। उनको पहले ये बताओ, ओए मूर्ख, यहां पर नर्व नहीं होती, यहां पे ना वो बेटा वेन होती है, नर्व तो बहुत अंदर होती है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर नर्व होती हैं, और उन नर्व का काम क्या होता है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। बेसिकली बॉडी में तीन नर्व्स होती हैं, बट आपके सिलेबस में दो ही हैं। एक है क्रैनियल नर्व, जो कि दिमाग से अराइज होती हैं, यानी जो दिमाग है उसमें से जो नर्व्स निकलती हैं उनको हम क्रैनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैनियल। ठीक है, दूसरी है स्पाइनल नर्व, नाम से समझ आ रहा होगा, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी उनको हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व। ठीक है जी, बहुत बेसिक चीजें, कुछ नया तो नहीं है, ऐसा तो मैंने कुछ टफ नहीं बोल दिया, हाँ ऐसा तो मैंने कुछ टफ नहीं बोल दिया। बहुत बढ़िया, ओके जी, ओके ओके जी। तो अब पढ़ते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं है, सीएनएस पढ़ना है हमें। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट से बना है, एक तो है क्या ब्रेन, और एक तो क्या है स्पाइनल कॉर्ड। अब इन दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट उन दोनों को डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। बताओ कौन कौन सी टर्म्स हैं, कौन कौन सी टर्म है। सबसे पहली टर्म है स्ट्यूमुलाई, स्ट्यूमुलाई या स्टूमुलस, स्ट्यूमुलाई या स्टूमुलस। अरे वो नहीं होता, अरे वो क्या बोलते हो तुम अंग्रेजी में, एक होता है प्लूरल फॉर्म, एक होता है सिंगुलर फॉर्म। सिंगल तो तुम भी हो खैर, बट एक होता है प्लूरल फॉर्म, एक होता है सिंगुलर फॉर्म। तो वैसे ही स्टूमुलाई और स्टूमुलस बात एक ही होती है। ठीक है, तो स्टूमुलस क्या है, इमेजिन लेते हैं, एक एग्जांपल लें बेटा, बताओ क्या एग्जांपल लिया जाए कि तुम्हें मजा आ जाए। कोई ऐसा एग्जांपल ले लें कि एकदम फील आ जाए भैया। एग्जांपल है जब तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आते तो तुम्हारे पापा का थप्पड़ तुम्हें पड़ने वाला है। बहुत प्यारा एग्जांपल बेटा, फील लेंगे पूरी की पूरी फेल लेंगे अपन। तो ये थप्पड़ आया और तुम्हारे गाल पे पड़ा, पड़ने के बाद दर्द हुआ, दर्द होने के बाद तुम अपनी गर्दन, ये जो प्रो बच्चे होते हैं ना, प्रो, वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को ऐसे कर लेते हैं। देखा है, ऐसे कर लेते हैं, बहुत प्रो होते हैं वो। तो सबसे पहले ये स्टिमुलाई क्या है, द चेंज इन एनवायरमेंट, यानी मेरे को नहीं, तुमको, मुझे कोई थप्पड़ पड़ेगा। जब तुमको थप्पड़ पड़ा बेटा तो तुम्हारी गर्दन ऐसे हो गई, तो वो गर्दन ऐसे हुई क्यों, क्योंकि एक चेंज आया एनवायरमेंट में। कैसा चेंज आया, चेंज आया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें थप्पड़ मारा। तो वो जो चेंज है एनवायरमेंट का, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं। बहुत बढ़िया, स्टिमुलस बोलते हैं। एनी चेंज इन द एनवायरमेंट दैट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स, यानी जिसकी वजह से मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई, नहीं तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। चेंज इन एनवायरमेंट, मैंने कहा बहुत बढ़िया जी, समझ आ गया। अगला आता है रिसेप्टर। नंबर 2 रिसेप्टर। यार तुम्हें थप्पड़ लगा,
लगा नहीं लगा? महसूस हुआ? दर्द हुआ? तो वो थप्पड़ का दर्द पहुंचा कैसे? अरे यार, तुम्हें दर्द क्यों होता है? क्योंकि ये जो तुम्हारी स्किन है ना, इसके अंदर होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसीव करते हैं सिग्नल को, रिसीव करते हैं सिग्नल को। ठीक है, तो रिसेप्टर्स वो होते हैं सेल और द ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई एंड कन्वर्ट देम इनटू नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या होती है आगे बात करेंगे, टेंशन मत लो। अभी इतना समझो कि ये क्या है। ये वो चीज है जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। ठीक है, अच्छा रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं किसी को पता है क्या? ये क्या 4am 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 क्या चल रहा है चैट में? ओए स्पैम मत करो, स्पैम मत करो, चैट बंद करवा दूंगा। मान जाओ मान जाओ मान जाओ। क्या? पढ़ लो। ठीक है, रिसेप्टर जो है वो कितने टाइप के होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। रिसेप्टर का काम क्या है? सिग्नल को रिसीव करना। जैसे कि सबसे पहला रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या करेगा? फोटो, खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी, हाँ, यानी देखने के काम आता है। आपकी आंखों के अंदर होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। वो क्या करते हैं? वो ये जो देखने वाले सिग्नल्स होते हैं इनको रिसीव करते हैं। ठीक है, अगली चीज आता है फोनो रिसेप्टर। फोन पे हेलो, हेलो मालिक, मालिक, वो थोड़ी सी ना दिक्कत होगी मालिक। फोन, फोनो, फोनो यानी जो कि आपके ईयर्स के अंदर होते हैं, जो कि सुनने में मदद करते हैं। अगला आता है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर ना, जब आपके पापा ने थप्पड़ मारा तो तुम्हारा गाल जो है वो गर्म हो गया। यानी जब भी कोई चीज आपको लगती है, आपके स्किन में ना थर्मो रिसेप्टर होते हैं जो कि हीट को सेंस करते हैं। ठीक है जी, अगला ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री, ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहां पर नाम आएगा ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री, फैक्ट्री से क्या आती है? धुआं आती है। यानी ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर आपके नाक में होते हैं। कहां पर होते हैं बेटा? आपके नाक में होते हैं। ठीक है, जो कि स्मेल को सेंस करते हैं। लास्ट आता है गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि आपकी टंग पे होते हैं, जीभ पे होते हैं। ठीक है जी, हाँ हाँ। तो जब भी मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देता हूं कि जब भी आपको आपकी मम्मी ने खाना बनाया, मानो मम्मी ने बनाया है आज आलू पालक, पसंद नहीं आया, तो मम्मी को सीधा बोलोगे कि मम्मी खाना अच्छा नहीं बना, तो फ्लाइंग चप्पल आ जाएगी ना बेटा। तो अपन क्या करते हैं? अपन साइंटिफिक टर्म में बोल देते हैं, मम्मी आज क्या है ना, मेरे वो गस्टैटरी रिसेप्टर्स के अंदर ना वो जो टेस्ट है ना वो सही नहीं आया। तो मम्मी को लगेगा कि कुछ तो साइंटिफिक बात करी मेरे बच्चे ने, ये इंटेलिजेंट हो गया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बट अगर तुम्हारी मम्मी साइंस टीचर है बेटा, तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है, गस्टेटरी रिसेप्टर समझ गए हो? एक एक करके सारे रिसेप्टर आपको पता होने चाहिए। फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर। क्या ये सारे रिसेप्टर समझ आ गए? इनकी पोजीशन समझ आ गई, कहां पर होते हैं? आंखों में होता है, ईयर में होता है, स्किन में होता है, नोज में होता है, टंग में होता है। डन रहेगा? अरे डन रहेगा या नहीं रहेगा? बहुत बढ़िया जी, एक नंबर डन रहेगा। ओके जी, चलो। ओके जी, ये हो गई दो चीजें। अब तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं। देखो, अब रिसेप्टर ने सिग्नल को रिसीव करा, गाल पे रिसेप्टर थे तुम्हारे, उन्होंने सिग्नल को रिसीव करा। अब सिग्नल को रिसीव करने के बाद दिमाग तक चीजों को कौन पहुंचाएगा? तो आपके बॉडी के अंदर एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। नाइन्थ क्लास में तो भैया वो कोई बात नहीं, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। न्यूरॉन एक सेल होता है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो अब जो आपके गाल पे थप्पड़ पड़ा है, रिसेप्टर ने रिसीव करा है, सिग्नल न्यूरॉन की मदद से आपके दिमाग तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा। ठीक है, फिर वहां से सिग्नल आएगा वापस से। दिमाग ने बोला कि अब गर्दन को साइड ले ले, तो वहां से सिग्नल वापस आएगा। और वो सिग्नल कहां पर आएगा बताओ? वो सिग्नल कहां आएगा? वो सिग्नल आएगा आपके गर्दन वाले मसल तक, क्योंकि आपको गर्दन साइड में लेनी है। तो ये वाला जो मसल है ना, जो जो कि रिस्पॉन्स कर रहा है, जो कि रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये वाला जो मसल है, इसी को हम बोलते हैं इफेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? इफेक्टर। ठीक है, द पार्ट ऑफ द बॉडी, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू द इंपल्स सेंट बाय नर्वस सिस्टम कन्वर्टिंग देम इनटू एक्शन। यानी ये हमारी बॉडी का वो मसल होता है जो कि रिस्पॉन्ड करता है, जो रिस्पॉन्ड करता है। और फाइनली होती है टर्म रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? द रिएक्शन टू द स्टिमुलाई। जो स्टिमुलाई शुरू में आई थी उसका रिएक्शन। बस बताओ, कोई दिक्कत, कोई दुविधा? तुम नहीं मान रहे ना? चैट तुम्हारी प्राइवेट करानी पड़ेगी तभी मानोगे तुम। रुको जी, रुको, नहीं मान रहे तुम? बताओ, कोई दिक्कत? समझ आए तो पी के लिखो।
जल्दी ना पी के लिख देना अगर समझ आ गया है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहले बेसिक पॉइंट हमें पता होने चाहिए। तो मैंने इसलिए सबसे पहले तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स ही बताए हैं। ठीक है जी, ओके, चलो डन है, डन है, डन है, एकदम आ गया है, पीके आ गया है। ठीक है, सारे बेसिक पॉइंट हमें क्लियर हो गए हैं भैया, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब हम फटाफट से बढ़ते हैं किसकी तरफ, एक एग्जाम्पल की तरफ। आपको यह बताना है स्टिमुलस कौन है, रिसेप्टर कौन है, रिस्पॉन्स कौन है। देखो क्या हुआ कि मेरे हाथ ने किसी गर्म चीज को गलती से छू दिया। अब मुझे बताओ सबसे पहले स्टिमुलस क्या है, यहां पर मुझे बताओ स्टिमुलस क्या है। तो तुम बोलोगे भैया ऑब्वियस सी बात है, स्टिमुलस है ये हॉट ऑब्जेक्ट। ये हॉट ऑब्जेक्ट जो है, ये हॉट ऑब्जेक्ट जो है, ये क्या है, स्टिमुलस है। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी, पकड़ लिया। अच्छा रिसेप्टर कौन से हैं, हाथ में कौन से रिसेप्टर होते हैं, थर्मो रिसेप्टर। तो यहां रिसेप्टर कौन से होंगे, थर्मो रिसेप्टर। अब सिग्नल कौन लेके जाएगा, न्यूरॉन लेके जाएगा। न्यूरॉन सिग्नल को लेके जाएगा सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। वहां से क्या आएगा, आपका दिमाग बोलेगा कि हाथ को दूर कर ले, तो वहां से सिग्नल आएगा वापस। और ये वाला जो मसल है, ये जो हाथ का मसल है जिससे कि तुम हाथ पीछे करोगे, उस मसल तक सिग्नल आएगा, तो इस मसल को हम बोलेंगे इफेक्टर। क्या बोलेंगे, इफेक्टर। और फाइनली रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा रिमूवेबल ऑफ हैंड। रिमूवल ऑफ हैंड यानी हैंड को पीछे ले जाना, हैंड को पीछे ले जाना, राइट। एक नंबर, एक नंबर। चैट्स मैंने ऑफ कर दिया ना बेटा, दिखेंगी कैसे, सिर्फ मुझे ही दिखेंगी सबकी चैट। अब मैं देख पाऊंगा, मैं देख पाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, आपके एग्जाम्स के अंदर आ जाता है डायरेक्टली। ये डायग्राम आता है और पूछा जाता है बताओ स्टिमुलस क्या है, रिसेप्टर क्या है, इफेक्टर क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा तुमने कभी एक चीज नोट करी कि एग्जाम में भी एक्स आता है, एग्जाम में भी एक्स आता है, तो एग्जाम में फिर चीटिंग होना तो तय है ना। समझे, समझे, नहीं समझे, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं न्यूरॉन की तरफ। ये बड़ी बला है भाई, है ना। ये तब से हम बोल रहे हैं न्यूरॉन 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 सिग्नल को लेके जा रहा है। भैया है क्या है न्यूरॉन, कौन है न्यूरॉन। तो मैंने कहा चलो आओ तुम्हारी दोस्ती कराता हूं न्यूरॉन के साथ। तो न्यूरॉन एक ऐसा मनुष्य नहीं है, एक क्या है, एक सेल है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड न्यूरॉन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी ये जो पूरा नर्वस सिस्टम है, इसका एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। ठीक है, अब न्यूरॉन का काम क्या होता है, सिग्नल्स को लेके जाना और सिग्नल्स को वापस लाना, यानी ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स इसका काम रहता है। क्या रहता है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इसका काम रहता है। अब इसका जो डायग्राम है, लेबलिंग पे बहुत बार पूछा जाता है, ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है, बट आजकल सीबीएसई में तो डायग्राम बनाने के वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो बहुत कम चांसेस हैं, बट लेबलिंग पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ना। बट अगर आप स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हो तो आपके लिए बनाने के लिए क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आ जाओ। तो न्यूरॉन का डायग्राम देखते हैं। Q2 लग रहा है ना आज, न्यूरॉन Q2। तो न्यूरॉन की क्या क्या चीजें होती हैं, ये भी 9th में वैसे पढ़ा था, बट फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन के जो तुम्हें एंड्स दिख रहे हैं, इन एंड्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं बेटा, डेंड्राइट। ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, देखो जब आपके पापा ने आपको थप्पड़ मारा, भैया दर्द हो गया देख देख के, तो जब आपके पापा ने आपको थप्पड़ मारा तो तो आपके सिग्नल्स को रिसीव करा रिसेप्टर ने। अब उन सिग्नल को ट्रांसमिट कौन करेगा, न्यूरॉन। तो वो जो सिग्नल है सबसे पहले न्यूरॉन के अंदर आएंगे कहां से, वो आएंगे इनसे। ये जो आपको टिप्स दिख रही हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। अब ये जो डेंड्राइट होते हैं क्या करते हैं, डेंड्राइट सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। अच्छा सिग्नल कैसे होते हैं, केमिकल सिग्नल्स होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर ना जितने भी सिग्नल होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, वो केमिकल होते हैं। वो कैसे होते हैं, हाँ बिल्कुल, है ना, केमिकल होते हैं। तो ये केमिकल सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। फिर आती है सेल की बॉडी। ये जो तुम्हें पूरी का पूरा पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा, सेल बॉडी, या फिर सोमा भी बोलते हैं, या तो कुछ किताबों के अंदर साइटोन भी लिखा होता है। तो इसके 3 ही नाम है। ठीक है, 3 नाम है, गंगाधर शक्तिमान, शक्तिमान गंगाधर, सेम है। पीटर पार्कर स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन पीटर पार्कर। ठीक है, साइटोन, सोमा, सेल बॉडी एक ही चीज है। अब ये क्या करता है बेटा, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये क्या करता है, ये जो केमिकल सिग्नल आए थे ना, इन केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, केमिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेता है।
अब तुम बोलोगे भैया क्यों करा केमिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट? क्योंकि यार होता क्या है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तेज स्पीड से ट्रेवल करते हैं, फास्ट होते हैं। केमिकल सिग्नल बेचारे उतने फास्ट नहीं होते, बट हमें तो इंफॉर्मेशन को बहुत फास्ट प्रोसेस करना है ना। अरे इमेजिन करो, तुम्हारे पापा ने थप्पड़ मारा और उसके 2 मिनट बाद जाके तुम्हारी गर्दन साइड हुई है, पापा ने थप्पड़ मार दिया, सब कुछ हो चुका है, 2 मिनट बाद इतना धीरे तो नहीं होगा। तो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या होता है, यहां पे ये जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये न्यूक्लियस है सेल बॉडी का, ये वाला जो लंबा है इसकी टेल, इसको हम इसकी टेल बोलते हैं और इसका नाम होता है एक्सॉन। क्या होता है? एक्सॉन। इसके ऊपर ये जो तुम्हें कवरिंग दिख रही है ना, ये वाली, ये जो तुम्हें कवरिंग्स दिख रही है, इनको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं बेटा? माइलिन शीथ, है ना, ये माइलिन शीथ होती है और ये एक्सॉन होता है। एक्सॉन क्या होता है? टेल की तरह ये सिग्नल को क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। और लास्ट में जाके ये एंड्स आते हैं, इनको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग्स। यहां पर न्यूरॉन खत्म होता है और न्यूरॉन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बाहर भेज देता है, और जैसे ही वो सिग्नल बाहर जाता है, जैसे ही वो बेटा सिग्नल बाहर जाता है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापस से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वापस से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या है बात समझ में आई? क्या पूरा का पूरा फ्लो समझ में आया? पहले तो ये बताओ क्या हो गया? ये भूख लग रही है? वाह यार, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी इनको, इनको भूख लग जा रही है बात बात पे, ठीक है। तो ये आपको समझ आया? चलो एक बार रिवाइज करो फटाफट से। डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करते हैं, सेल बॉडी केमिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, एक्सॉन लंबी पूंछ है इसकी, लास्ट में नर्व एंडिंग आगे भेज देती हैं सिग्नल्स को, वापस से सिग्नल बाहर निकलते ही केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, ऐसे समझना। मान लो ये एक न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन के एंड पे एक दूसरा न्यूरॉन होगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पहले न्यूरॉन के नर्व एंडिंग पे थोड़ी ही दूर दूसरे न्यूरॉन का क्या होगा बताओ? दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना यार? दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा पहले न्यूरॉन के नर्व एंडिंग के बाद, यस और नो? हाँ यार भैया बिल्कुल होगा, क्या बात कर रहे हो? तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, गैप यानी नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द सेकंड न्यूरॉन, इनके बीच का ये जो तुम्हें गैप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं? साइनैप्स। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या सवाल आ रहा है? कि भैया एक बात बताओ, यहां तक तो जो सिग्नल थे वो इलेक्ट्रिकल में थे, अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाहर निकलते ही केमिकल में कन्वर्ट हो गए, है ना? तो अब सिग्नल यहां पर केमिकल फॉर्म में है, यहां पे केमिकल फॉर्म में। तो ये जो साइनैप्स है, इसमें सिग्नल ट्रेवल कैसे करते हैं? अरे इसमें सिग्नल ट्रेवल कैसे करते हैं? हाउ डज सिग्नल ट्रेवल इन साइनैप्स? यानी जो गैप है इसमें सिग्नल ट्रेवल कैसे करते हैं, बताओ। तो पता है जो साइनैप्स होता है ना, इनके पास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक तरीके से कुछ केमिकल है, यहां पर कुछ केमिकल्स पड़े होते हैं जो कि न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट कराते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? यहां पर कुछ केमिकल्स होते हैं, एक मिनट में अगले पेज पे दिखाता हूं आपको। यहां पर कुछ केमिकल्स होते हैं बेटा, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कहां गया भाई, दिखा दो यार, न्यूरोट्रांसमीटर कहां? ये रहा। कुछ केमिकल्स होते हैं, देखो, न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर्स रिलीज फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है ना, न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है, वहां से केमिकल रिलीज होते हैं। ये केमिकल क्या करते हैं? साइनैप्स में ये जो सिग्नल है इनको फ्लो करने में मदद करते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग द नर्व इंपल्स अक्रॉस द साइनैप्स। एट साइनैप्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स, और वो ट्रांसमिट कैसे हो पाती है? बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है? बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। क्या ये बात समझ आई? क्या है बात समझ में? ठीक है भैया समझ आ गया, एकदम क्लियर हो गया। अगली चीज, एक टर्म होती है नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स क्या है मैं समझाता हूं। कुछ नहीं है नर्व इंपल्स, कुछ भी नहीं है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, सिग्नल आए, सिग्नल पहले कैसे थे? केमिकल सिग्नल। इसके अंदर आके सिग्नल कैसे कन्वर्ट हो गए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर इससे बाहर निकल के कैसे हो गए? केमिकल सिग्नल। फिर इसके अंदर आके कैसे हो गए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी ये जो सिग्नल का फ्लो है ना,
केमिकल इलेक्ट्रिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, ये एक वेव की तरह है। वेव आज ब्लू है पानी, वेव की तरह। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स, यानी फ्लो ऑफ सिग्नल थ्रू न्यूरॉन्स, कुछ भी नहीं है। तो फ्लो ऑफ सिग्नल्स थ्रू न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के थ्रू जो फ्लो हो रहा है सिग्नल का, उसी को तो हम नर्व इंपल्स बोल रहे हैं ना भैया। अरे हां की ना बोल यार, अरे हां की ना बोल यार। देख, nerve impulse is the electrical signal that travel along the neuron. It is generated when stimulus is detected by receptor and transmitted through the neuron. यानी जो ट्रांसमिशन चल रहा है ना, अरे इसी को तो हम बोल रहे हैं नर्व इंपल्स, है ना। अरे बोल दे यार, अरे बोल दे यार। हाँ, क्या बात है, आ रहा है समझ में? पक्का आ रहा है, पक्का आ रहा है, बताओ। क्या यार, तुम क्या क्लिपे विलिपे डांस की क्लिप काट दी, क्या बोल रहे हो, बताओ। डांस स्टेप अनलॉक। एक बच्चा लिख रहा है, भैया आपको कहीं देखा देखा सा लग रहा है, आपको कहीं तो मैंने देखा है। अरे वाह यार, वाह यार बेटा, क्या बात है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स यानी वो जो सिग्नल्स है ना, उनका ट्रांसमिशन, उनका जो ट्रांसमिशन है न्यूरॉन में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। यानी कैसे ट्रांसफर हो रहा है सिग्नल, उसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जो अभी मैंने बोला ना, वो तुम्हारे भेजे में गया नहीं है। जो मैंने आपको अभी बताया बेटा, जो मैंने आपको अभी बताया, केमिकल इलेक्ट्रिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, वो तो होती है इंपल्स, वो तो होती है इंपल्स, वो तो होती है इंपल्स, सिर्फ इंपल्स। मुझे पता था तुम अटकोगे, इसलिए बोल रहा हूं बार बार, सुन लो। केमिकल इलेक्ट्रिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल, इंपल्स। और जब बात आती है नर्व इंपल्स, नर्व यानी न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल भाग रहे हैं, सिग्नल कहां से कहां भाग रहे हैं न्यूरॉन के अंदर? डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स, यानी नर्व के अंदर जो इंपल्स है। और ओवरऑल इंपल्स क्या होती है? केमिकल इलेक्ट्रिकल, केमिकल इलेक्ट्रिकल। अब समझ आया होगा, अब समझ आया होगा। हाँ, कंफ्यूजन में रहते हो, काहे इतनी कंफ्यूजन में रहते हो? तो ये पूरा पूरा फ्लो याद रखना। इंफॉर्मेशन डेंड्राइट की टिप पे आती है, केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास थ्रू डेंड्राइट टू सेल बॉडी, फिर सेल बॉडी से कहां जाती है? एक्सॉन में, एक्सॉन से नर्व एंडिंग पे, नर्व एंडिंग से फिर क्या होता है? बाहर, बाहर चली जाती है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से, किसकी मदद से? न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से अगले डेंड्राइट तक जाती है। कहां पे जाती है? अगले डेंड्राइट की तरफ जाती है। ठीक है, ये समझ आया? ओके ओके, चलो इतना हम भैया समझ चुके हैं, मजा आ गया है। कुछ एक दो टर्म्स और अपनी बच गई है, जैसे कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एनएमजे, एनएमजे। एनएमजे क्या होता है, किसको आइडिया है? पढ़ा तो होगा कभी ना कभी, हाँ? पढ़ा तो होगा कभी ना कभी। एनएमजे, माइकल जैक्सन नहीं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या है? एक एग्जांपल देता हूं। गर्म पानी मैंने टच करा, तो रिसेप्टर ने रिसीव करा सिग्नल, मेरे सीएनएस तक भेजा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, वहां से सिग्नल वापस आया। और सिग्नल कहां तक आएगा बेटा? सिग्नल आएगा इफेक्टर तक। इफेक्टर क्या होता है? वो मसल जो कि रिस्पॉन्ड करता है, वहां तक सिग्नल आएगा, मेरे इफेक्टर तक आएगा। हाँ या ना? इसमें सब एग्री करते हैं? बिल्कुल, इफेक्टर तक सिग्नल आएगा। तो भाई न्यूरॉन, वो जो लास्ट न्यूरॉन है जो कि इफेक्टर से जुड़ा हुआ है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं एनएमजे, यानी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जहां पे एक न्यूरॉन और एक मसल आपस में जुड़ा हुआ है। समझ में आया? यानी द पॉइंट वेयर नर्व एंडिंग मीट्स द मसल, इफेक्टर मसल, और जहां पे नर्व एंडिंग आपस में जुड़ा होता है, क्योंकि सिग्नल मसल को ही तो भेजना है, तभी तो मसल पीछे आएगा। हाँ, तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं एनएमजे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, एनएमजे भी पता है तुम्हें। चलो, न्यूरॉन समझ आया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन। कितने टाइप के न्यूरॉन है उसमें हम स्टार्ट करते हैं, बताओ। क्लियर है तो पीके लिख देना एक बार। बेटा मैं नाम नहीं लूंगा उस इंसान का, लेकिन
एक तुम्हारा वो दोस्त है जो कि हर रोज लेक्चर देख रहा है, हर रोज पढ़ाई कर रहा है, हर रोज क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, और तुम उससे पूछ रहे हो कि कितना हो गया, बोल नहीं रहा है, बोल रहा है कि कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। अरे भैया ये दो दो किताबें लगा के बैठा हुआ है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब रिजल्ट आएगा ना तब बताएगा, अपने सारे पत्ते खोल के रखेगा तुम्हारे सामने। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तुम्हें भी पता है मैं किस दोस्त की बात कर रहा हूं, हाँ वही जो तुम सोच रहे हो। तो बेटा इसलिए इसलिए ये वाले टाइम में इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, ठीक है, अपने पे फोकस करना है, थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, थोड़ी सा सेल्फिश बनता है इस टाइम पे, तो सेल्फिश होना बनता है। आ जाओ, चलो भैया, न्यूरॉन होते हैं 3 टाइप के, कैसे याद करेंगे? सिम, पी के ट्रिक बोलती है सिम। सिम, अरे मोबाइल फोन में सिम लगाते हो, हेलो मालिक, हाँ वही वाली सिम, सिम तो लगाते हो। सिम जो है बेटा, सिम से क्या मतलब है? न्यूरॉन 3 टाइप के, एस यानी सेंसरी न्यूरॉन, आई यानी इंटर न्यूरॉन, एम यानी मोटर न्यूरॉन। अब ये सिम कैसे याद करोगे? सेंसरी न्यूरॉन वो है जो कि सिग्नल्स को, मान लो जब मैंने गर्म चीज को टच करा तो मेरे रिसेप्टर से जो सिग्नल को मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके गया, उसको मैं बोलता हूं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। यानी यह सबसे पहले आता है, हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सीएनएस तक सिग्नल लेके आता है रिसेप्टर से, सबसे पहला। दूसरा आई, आई यानी इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिले न्यूरॉन, दोनों इसी के नाम है बेटा, इंटरन्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका काम कुछ नहीं होता, ये सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करता है, बस ये जोड़ता है, इसका काम क्या हो गया? हाँ ठीक है ना, बस ये जोड़ता है, क्या कर रहा है? बस ये जोड़ रहा है, दोनों को करके जोड़ता है, वो हिप हॉप, हिप हॉप पहले नहीं करते थे ऐसे, हमारे स्कूल में ऐसे ट्रेंड चलता था बहुत, ऐसे ऐसे करते रहते थे लोग, ऐसा नहीं क्या होता था, मुझे तो समझ नहीं आया ठीक है। तो क्या है, ये कनेक्ट कर रहा है किनको? सेंसरी को मोटर से, ठीक है जी। अब मोटर न्यूरॉन की बात आती है, तो मोटर न्यूरॉन होता है लास्ट वाला न्यूरॉन, ये क्या करता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को उठाता है, और सिग्नल को उठा के वहां से इफेक्टर मसल तक, इफेक्टर मसल अब समझ गए होगे, इफेक्टर मसल तक सिग्नल को लेके जाता है। हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू दी, 1 मिनट, ये गलत लिख दिया भैया, ये गलत लिख दिया है। ये कहां से कहां लेके जाता है? ये लेके जाता है, याद रखना, सीएनएस से इफेक्टर तक, इफेक्टर तक, बस इसका काम ये होता है, ठीक है, ठीक है। अब कभी कभार क्वेश्चन में इनके कुछ और नाम भी यूज होते हैं, कुछ और नाम भी यूज होते हैं, जैसे कि सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन का एक नाम होता है एफरेंट न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन का नाम होता है इफरेंट न्यूरॉन, और उसका तो रिले न्यूरॉन है ही, वो तो तुम्हें बता ही दिया। अब याद कैसे रखेंगे? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो सबसे पहले कौन आता है? सिम में सबसे पहले आता है सेंसरी न्यूरॉन, और ए पहले आता है या ई पहले आता है? ए पहले आता है, तो ऐसे आप याद कर लेना, एफरेंट यानी ए से सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। इफरेंट ई यानी ये लास्ट में आएगा मोटर न्यूरॉन, ऐसे याद कर लो, क्योंकि ऑप्शंस में जब एफरेंट डिफरेंट होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अल्फाबेटिकली में पहले आ रहा है तो पहले, ये बाद में, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइप ऑफ न्यूरॉन हमें समझ आया, मजा आया, इंटरेस्ट आया, तो कुछ क्वेश्चन लगाएं, फिर रिफ्लेक्स सेक्शन। चलो सबसे पहले ऐसा करते, और 2-3 थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी सा और थ्योरी के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे, राइट? आ जाओ। अब आता है टाइप ऑफ एक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने न्यूरॉन पूरा पढ़ लिया, 3 टाइप के न्यूरॉन हमें क्लियर हो चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, टाइप कितने टाइप के होता है आखिर? एक्शन, एक्शन कितने टाइप का है? जैसे कि अगर मान लो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें थप्पड़ मारा जोर से, अब मम्मी ये तो नहीं बोलेंगे कि गलती से पड़ गया था, सॉरी मम्मी आ रहे तो पड़ मार दिया, गलती से पड़ गया। तो जो चीज हम खुद से करते हैं, खुद का कंट्रोल होता है, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन। जो खुद से हो जाता है उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी, जैसे कि मेरा दिल धक धक करने लगा। अब बेटा दिल धक धक ही करता रहेगा, चाहे तुम्हारा दिल उसने तोड़ा या नहीं तोड़ा। और एक लाइन हमेशा याद रखना, क्या लाइन है? कि एक इंसान को पैसा, शोहरत और प्यार तीनों ना खराब कर देता है। बट 1 मिनट, तुम्हारे पास तो तीनों में से कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला, बट ठीक है, ठीक है। तो दिल धक धक तो करता ही रहेगा, तो वो क्या है? वो एक प्रकार का इनवॉलंटरी एक्शन है। तो मैं कितना रोस्ट कर देता हूं ना मैं यार, तुम बेचारे यार। आओ, इनवॉलंटरी एक्शन खुद से हो रहा है, दिल धक धक कर रहा है, सांस तुम खुद ले रहे हो, इनवॉलंटरी हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक्शन जो होता है ना,
ये होता खुद से ही है, बट ये बहुत फास्ट एक्शन होता है। यानी अगर मैं बोलूं दीज एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय योर ओन विल, खुद से आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कर तो इसको भी नहीं सकते थे भैया, फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है? अरे इसमें और इसमें फर्क क्या है, मैं बताता हूं। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना, ये फास्ट होता है, क्विक होता है। गर्म पानी को टच करा, हाथ पीछे आ गया, रिफ्लेक्स एक्शन, फटाफट से हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। तो यानी याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो फास्ट होता है ना, जबकि इनवॉलेंट्री उतना फास्ट नहीं होता, ठीक है, उतना फास्ट नहीं होता। अगला डिफरेंस देखो, वॉलेंट्री एक्शन में थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, जबकि इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन दोनों में ही थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। अगला, वॉलेंट्री एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन, ये जो आपका दिल धक धक कर रहा है, इसमें भी बेटा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि हेलमेट लगाया करो, क्योंकि दिमाग सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, दिमाग इन्वॉल्व होता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है? स्पाइनल कॉर्ड, अभी समझाऊंगा। पर ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन का काम कुछ और होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। तो एक डिफरेंस आपको ये मिल गया। बाकी तो एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, एग्जाम्पल तो आपको पता ही है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है द डिफरेंस बिटवीन इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखना, ये फास्ट है, ये उतना फास्ट नहीं है। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, इसमें ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। और तीसरा रीजन में आप एक एक वो लिख देना, मतलब इनका एग्जाम्पल लिख देना, बस एक एक एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है? ओके जी, एक एक एग्जाम्पल लिख देना। पंपिंग ऑफ ब्लड, और यहां पर क्या है? टचिंग ऑफ हॉट वाटर। हॉट वाटर को टच करोगे तो हाथ पीछे कर लोगे, राइट? क्या बात है। ठीक है, समझ आ गया। अब भैया रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में इतनी बार आपने बात कर ली है, थोड़ा डिटेल में समझाओ यार, मजा नहीं आ रहा है। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या है और इससे क्या क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल आएगा पेपर के अंदर रिफ्लेक्स सेक्शन में से क्वेश्चन। रिफ्लेक्स सेक्शन की डेफिनेशन देखो सबसे पहले। रिफ्लेक्स सेक्शन इज अ फास्ट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई विदाउट थिंकिंग, यानी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड से ये कंट्रोल करी जाती है, ठीक है? अब यहां पर एक डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा कि जो न्यूरॉन का डायग्राम है, जितना इंपॉर्टेंट वो है उतना इंपॉर्टेंट मैं एक डायग्राम और दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है? यहां पर एक टर्म होती है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन जब हुआ ना, तो उसका जो पूरा पाथ है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। समझ नहीं आया ना? अभी समझा देता हूं। पहले बताओ ये विजिबल है क्या? पहले बताओ ये विजिबल है या ब्राइटनेस कम करो? जल्दी बताओ, विजिबल है? एक मिनट, पानी भी पी लेता हूं यार। H2O नहीं बोलते आजकल, तुम बदल गए हो दोस्तों। ठीक है, यस, आओ देखते हैं। देखो हुआ क्या, अब मैंने ना सबसे पहले गर्म पानी को टच करा, तो फ्लो क्या होगा? यहां पर जो रिसेप्टर्स होंगे वो सिग्नल को रिसीव करेंगे, फिर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सीएनएस तक सिग्नल को लेके जाएंगे। अच्छा, कौन सा न्यूरॉन लेके जाएगा सबसे पहले वो बताओ? सिग्नल कौन लेके जाता है सीएनएस तक? सेंसरी न्यूरॉन, है ना? एसएन लेके जाएगा, शोभित निर्वाण एसएन, शोभित भैया लेके जाएंगे सिग्नल, ठीक है? शोभित भैया जा रहे हैं सिग्नल लेते लेते, ठीक है? तो लेके गए कहां तक? यहां पर स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल जाता है, दिमाग में सिग्नल नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि यार ये रिस्पॉन्स ना हमें फास्ट करना है। अगर कोई गर्म चीज टच हो गई ना, तो जल्दी से हाथ पीछे करना है, ये रिफ्लेक्स है। तो अगर ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, ब्रेन आंसर देगा, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए यहां पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है? फिर यहां पे बीच में इंटर न्यूरॉन, और वापस से सिग्नल को कौन लेके आएगा? मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। कौन लेके आएगा? एमएन, मोटर न्यूरॉन लेके आएगा इफेक्टर तक। और उसके बाद क्या होगा? आपका हाथ पीछे हो जाएगा, ठीक है? अब ये जो पूरा पाथ है ना, सिग्नल का जो पूरा पाथ है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोला मैंने? ये जो पूरा पाथ है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, यानी पाथ ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन कनेक्टिंग सेंसरी नर्व टू द मोटर नर्व। ये जो पूरा पाथ है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है जी? अब यहां पर अगर तुमने ध्यान से देखा हो, ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं था। क्या ब्रेन इन्वॉल्व था डायरेक्टली? बताओ, वॉज ब्रेन इन्वॉल्व? तुम बोलोगे नहीं भैया नहीं था। मैंने कहा था, इनडायरेक्टली था। ये जो भी एक्शन हुआ ना, उसका मैसेज आपके दिमाग तक चला जाता है, यानी ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रेन तक चली जाती है। एक एग्जांपल देता हूं। बचपन में ना हम सब
अगर तुम्हारे घर में बाइक वाइक हुई हो, स्कूटी वूटी हुई हो घर में, तो ना बचपन में हम सब ना साइलेंसर जो होता था ना, अपना साइलेंसर बाइक और स्कूटी का, उससे अपने पैर सबके टच हुए हैं, मतलब मेरे हुए हैं, मैंने आसपास में देखा सबके हुए हैं, है ना। या फिर इसका एक और एग्जांपल है, जब तुम छोटे होते थे ना, तो मम्मी जब वो रोटी बनाती तवे पे, तो तवे पे ना जब छोटे बच्चे होते हैं उनके मजे आता है उनको टच करने में, लेकिन जब वो एक बार टच कर लेते हैं उनको गर्म लग जाता है, उसके बाद वो कभी भी वापस तवे को टच नहीं करते। नोट करना क्यों? क्योंकि जब उन्होंने टच करा तो हाथ पीछे हो गया, हुआ तो रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन सिग्नल ब्रेन तक चला गया कि यार ये गर्म चीज है, इसको कभी टच नहीं करना। नोट करा है कभी? नोट करा है? यस। तो रिफ्लेक्स एक्शन में डायरेक्टली ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, बट मैसेज जाता है ब्रेन तक, दैट इज फॉर श्योर, मैसेज जाएगा ब्रेन तक, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स आर्क का एक पूरा का पूरा फ्लो देख लो। सबसे पहले स्टिमुलस आया, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, और लास्ट में इफेक्टर, लास्ट में इफेक्टर, ठीक है। 5 स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स है। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, यहां पे देखो क्वेश्चन लिखा भी होगा, व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्स आर्क, वेयर दे फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी, वेयर आर दे फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। पता है ये क्वेश्चन अगर आए ना, अगर बड़े नंबर का है, 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये डायग्राम बना के आ जाना, ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, ये बना के आ जाना, क्योंकि अगर तुम्हें डायग्राम बनाते हो ना थोड़ा नंबर अच्छे मिलते हैं, टीचर को लगता है वाह यार पढ़ के आया है, ठीक है। ये याद रखेंगे, डन है। चलो, क्या स्टेप्स पूरे याद रहेंगे? चलो, अब एक ऐसा टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं जो कि ना आज से 2 साल पहले मैं बच्चों को पढ़ाता भी नहीं था, जो कि थी इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन मैंने अभी क्या नोट करा, ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं ना, इसमें ना रिफ्लेक्स सेक्शन में से, इस पोर्शन में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बड़ा एक हिडन चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, शायद बहुत सारे स्कूल्स में नहीं कराया जाता होगा, बट मैं एक बहुत हिडन चीज बता रहा हूं, बहुत पूछा जा रहा है आजकल। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, रिफ्लेक्स एक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई रिफ्लेक्स एक्शन इज इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट, ये एक इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देता है, यानी अगर कोई भी हार्मफुल एक्शन हुआ, मान लो किसी ने मेरे ऊपर बॉल फेंक के मारी, तो बॉल जैसी ही मैं देखूंगा वैसी मैं अपनी गर्दन साइड कर लूंगा। क्यों कर ली मैंने? क्योंकि मेरा रिफ्लेक्स एक्शन था। तो पहली चीज तो रिफ्लेक्स एक्शन है कि इमीडिएट और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। अगला, प्रोटेक्ट्स दी बॉडी फ्रॉम इंजरी, इंजरी हो सकती थी उससे प्रोटेक्ट करेगा। अगला, सेव्स दी टाइम बाय अवॉइडिंग डिले ऑफ थिंकिंग, यानी रिफ्लेक्स एक्शन से क्या हो रहा है ना, आपको सोचना नहीं पड़ रहा, टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है, एक्शन फास्ट हो रहा है, ठीक है। लास्ट, हेल्प इन सर्वाइवल एंड सेफ्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये एक्शन आया क्यों ह्यूमन बॉडी में, ताकि हम सरवाइव कर पाए, है ना। पहले क्या होता था, पहले जंगल वंगल होते थे ना, तो जंगलों में अटैक हो जाता था कभी भी, तो ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, उसके लिए ये रिफ्लेक्स एक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा क्रिकेटर्स जो होते हैं, उन्हें बॉल दिखती है, अचानक से वो अपने रिफ्लेक्स एक्शन में हाथ ऐसे करते हैं और बॉल उनके हाथ में फंस जाती है। क्या है वो? रिफ्लेक्स एक्शन, समझे? इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 इंपॉर्टेंस हैं रिफ्लेक्स एक्शन की, याद रखेंगे। यहां पे डबल स्टार लगा लेंगे, डबल स्टार। चल, चलिए, बहुत बढ़िया जी, क्या ये समझ आया? तो चलो अब न्यूरॉन और रिफ्लेक्स एक्शन सबके क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। पोल दे दो, पोल दे देंगे। इन अ नर्व सेल साइड वेयर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। आधे बच्चे इसका आंसर गलत देंगे, पहले का, पहले का पोल दे दिया मैंने ना। बताओ भाई। तुमने एक चीज देखी है कि अब 2026 आ रहा है, तो जनवरी जो है वो सपने दिखाता है और दिसंबर औकात दिखाता है। नोट करें कभी ये? जनवरी में कितने बड़े बड़े सपने लेते हो ना तुम, कि ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, और उसके बाद क्या होता है? बताओ, क्या लग रहा है? इसके पोल में गलत आंसर चला गया क्या? एक मिनट, एक मिनट, इसके पोल में बेटा गलत आंसर चला गया शायद।
इसका आंसर सी होगा। पोल में शायद क्या डल गया है, पोल में ए डल गया है। इसका सही आंसर सी होगा। इस पोल को खारिज किया जाए, हटाया जाए, क्योंकि सही आंसर इसका सी होगा। देखो क्या बोला है, एक ऐसी साइट बताओ जहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो रहे हैं केमिकल सिग्नल के अंदर। तो अगर आपको याद हो एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहां पर देखो क्या होता था, सिग्नल्स आते थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लास्ट न्यूरॉन, और वो न्यूरॉन से सिग्नल मसल में जाते थे। मसल में सिग्नल कैसे जाएंगे, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा एनएमजे। एक्सॉन पे नहीं होता, नर्व एंडिंग पे होता है, तो ये गलत है। डेंड्राइट क्या करता है बेटा, डेंड्राइट तो केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वो तो रिसीव करता है। तो सेल बॉडी भी नहीं है, डेंड्राइट भी नहीं है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसको खारिज किया जाए, शायद इसमें गलत कर दिया है पोल में ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले का पोल दे देते हैं एक बार। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द इंपल्स पासिस फ्रॉम न्यूरॉन टू द मसल फाइबर थ्रू। बताओ भाई। क्या बोल रहा है, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इंपल्स पासिस फ्रॉम द न्यूरॉन टू मसल फाइबर। इंपल्स कहां से आई, देखो मसल, न्यूरॉन से मसल फाइबर के अंदर आई। वो कैसे आई, तो एक प्रोसेस होता है बेटा। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लेकर आया हूं, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपको कहीं नहीं दिखेगा। इसका आंसर आता है क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बाय केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। देखो ऑब्वियस सी बात है यार, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, अभी बताया। तो वो सिग्नल आएगा कैसे, न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से। तो इसका आंसर ए होगा करेक्ट। ठीक है, आई होप सबने पोल में ए लगाया हो, थोड़ा मुश्किल था मैं समझ रहा हूं। ठीक है, एनीमे, वाह भाई, ये कौन सा एनीमे है यार, है वो, ये कौन है भाई, ये कौन सा एनीमे है, ये देख रहे हो, ये मैं अपना एक एनीमे बनाऊंगा एक दिन, एक दिन दोस्तों, तुम पीके भैया का एनीमे देखोगे पीके भैया का एनीमे। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल इन द न्यूरॉन फ्रॉम, कैसे ट्रैवल करती है, पोल नहीं दे रहा हूं बेटा, देख लो कैसे ट्रैवल करती है। सबसे पहले होता है डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद नर्व एंडिंग। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, why is the chemical communication better than electrical impulse as the mean of communication between cells in multicellular organisms। देखो ये बोल रहा है कि दो लिमिटेशंस बताओ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है ना वो खराब है, केमिकल सिग्नल अच्छे हैं। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था 2025 में, मैं बताता हूं। पहली चीज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन ओनली ट्रेवल थ्रू न्यूरॉन, यानी जब तक न्यूरॉन में हूं तब तक तो मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाऊंगा, लेकिन न्यूरॉन से बाहर जाती दिक्कत हो जाएगी। तो पहला पॉइंट तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू नर्व सेल यानी न्यूरॉन। दूसरा पॉइंट पढ़ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आर शॉर्ट लिव्ड, यानी ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है ना, इनका जीवन बहुत छोटा होता है, तो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते। ठीक है, एंड कैन नॉट प्रोड्यूस अ लॉन्ग लास्टिंग कंटिन्यूअस इफेक्ट, लंबे समय तक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके दो ड्रॉबैक्स होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली चीज, अगला क्या पूछा था कि वाई केमिकल कम्युनिकेशन इज बेटर, केमिकल कम्युनिकेशन क्यों बेटर होता है, क्या कोई सोच सकता है, क्या कोई सोच सकता है, क्या लगता है आपको इसका रीजन। एक तो ऑलरेडी बता दिया कि केमिकल सिग्नल्स कैन ट्रेवल थ्रू ऑल आवर बॉडी। अरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिर्फ न्यूरॉन से करेंगे, केमिकल सिग्नल ना आपके ब्लड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकते हैं, यानी आपके बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच सकते हैं। क्या बात समझ में आई, यानी केमिकल कम्युनिकेशन कैन रीच ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी वाया ब्लड, इवन दीज नॉट कनेक्टेड बाय नर्व्स, यानी नर्व्स के बिना भी ब्लड में फ्लो करके पूरी बॉडी में फैल सकते हैं। अच्छा, केमिकल सिग्नल्स का एक एग्जांपल है हॉर्मोन्स, जो कि हम आज आगे पढ़ेंगे भी। हॉर्मोन्स क्या करते हैं, हॉर्मोन्स ब्लड में मिलते हैं और पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, तो इसलिए इजी ट्रांसफर हो पाता है, जबकि इनका ट्रांसफर इजी नहीं होता। राइट, याद रहा, फास्टर नहीं बोल सकते बेटा, फास्टर तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही होती हैं, केमिकल सिग्नल्स आर नॉट दैट फास्टर, वो फास्टर नहीं होते, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही फास्टर होते हैं, याद रखना। ठीक है, लिखा भी हुआ है, देयर इफेक्ट इज स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग, इनका इफेक्ट स्लो होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। राइट,
ये थोड़े देखो, नॉर्मल क्वेश्चन तो हम हमेशा करते ही हैं। मैं जो क्वेश्चंस लेकर आता हूं ना, मैं थोड़े डिफरेंट लेकर आता हूं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन मुझे भी पता है, आपने भी करा होगा एनसीईआरटी के, मैंने भी करा रखे हैं, 100 बार करा दिए हैं। अब थोड़े डिफरेंट टाइप के हाई लेवल के क्वेश्चन सोचो, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन इज शोन। ठीक है जी, डायग्राम हमें न्यूरॉन का गिवन है। एबीसी पार्ट आपको बताना है। ए क्या है? डेंड्राइट है। ठीक है। बी है सेल बॉडी, अगर आपको दिख रहा हो तो। सी है एक्सॉन। डी है नर्व एंडिंग। बहुत बढ़िया, ऐसे लेवलिंग का क्वेश्चन आता है। वाई कांट इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायरेक्टली रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी? बिकॉज इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन ओनली ट्रेवल थ्रू न्यूरॉन। सिर्फ न्यूरॉन से ट्रेवल कर पाएंगे। तो भैया अब दिक्कत यह है ना कि सिर्फ अगर वो न्यूरॉन से ट्रेवल करेंगे तो बॉडी के हर एक पार्ट तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो आंसर क्या है? दे कैन ओनली ट्रेवल थ्रू न्यूरॉन। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। अब रिफ्लेक्स एक्शन वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। इसका पोल देते हैं, पोल लास्ट में देखेंगे, एक साथ कम्युनिकेटिव पोल देखेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क? ये तो बहुत इजी है बेटा, अगर इसका तुमने उत्तर गलत दिया, याद रखना रिफ्लेक्स आर्क की बात हो रही है, अगर तुमने इसका उत्तर गलत दिया तो आज तुम्हारा मैं वो बनाऊंगा, समोसा। समोसा बनाऊंगा आज मैं तुम्हारा। ठीक है। बहुत बहुत पिटोगे आज तुम मुझसे। ये बिल्ली, अरे यार ये क्या स्टिकर लगा दिए, क्या हो गया टीम को? ये क्या लगा दिया भाई? ये क्या है? ये सब क्या है? क्या हो गया है टीम को? चलो, बहुत बढ़िया। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा इसका सी। राइट आंसर क्या है बेटा? इसका सी। क्यों होगा? क्योंकि रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन है, स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है, ब्रेन पे नहीं जाता। मोटर न्यूरॉन इफेक्टर, तो इसका सही उत्तर होगा क्या? सी। ठीक है। जिसने सी उत्तर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका पोल नहीं दे रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू मेनली कंट्रोल किए जाते हैं। ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, बट बेटा इनडायरेक्टली ब्रेन इन्वॉल्व होता है। Why do we withdraw our hand from a hot object even before feeling the pain? टच करते ही हाथ क्यों पीछे ले लेते हो? क्यों? बिकॉज वो सिग्नल आपके स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है और रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है और आप हाथ पीछे ले लेते हो। वाई हैव रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व इन ह्यूमन? बहुत बढ़िया, स्टार लगाओ। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, यह भी 2025 के अंदर पूछा गया था। देखो क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्स आर्क ह्यूमन में आई क्यों? अरे यही तो पूछ रहा है, वाई हैव रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व इन एनिमल, यानी हमारे पास ये क्यों है रिफ्लेक्स आर्क? वाई वी हैव रिफ्लेक्स एक्शन? तो इसमें क्या लिखना था तुम्हें? इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंस लिख के आनी थी रिफ्लेक्स एक्शन की, वो जो मैंने 3-4 पॉइंट नहीं बताए थे अभी, तो बस आपको वही लिखने थे कि हार्मफुल कंडीशन से बचाने के लिए, सर्वाइवल बढ़ाने के लिए, वही पॉइंट्स लिख के आने थे। तो इस बेसिक क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंस लिखनी थी, कंफ्यूज नहीं होना ऐसे क्वेश्चन के अंदर। चलो, हाउ हैव रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व इन एनिमल, वाई आर द इंपॉर्टेंट? देखो एक और बार वही क्वेश्चन आया। अब इंपॉर्टेंस तुम बता दोगे, इंपॉर्टेंस तो तुम्हें पता है अब रिफ्लेक्स आर्क की, बट इसका ए पार्ट देखो। हाउ हैव रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व इन एनिमल? कैसे इवॉल्व हुआ है एनिमल के अंदर? हाउ पूछा है, तो क्या लिखोगे इसमें? तो इसमें क्या लिखोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका एक बार आंसर पढ़ना बेटा। रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व इन एनिमल टू प्रोवाइड क्विक ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू द हार्मफुल एंड सडन स्टिमुलाई। यानी बेसिकली आपको आंसर वो लिख के आना है कि प्रीवियस टाइम में सर्वाइव करने के लिए रिफ्लेक्स आर्क होना इंपॉर्टेंट था। ठीक है। इन अर्ली ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल डिपेंडेंट ऑन द फास्ट प्रोटेक्टिव एक्शन, सो रिफ्लेक्स आर्क डेवलप्ड एज द शॉर्ट न्यूरल पाथवे। वही है, घुमाकर है कि कैसे डेवलप हुआ, बिकॉज पास्ट लाइफ में, यानी जो आपके पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, उनके अंदर सर्वाइव होना बहुत इंपॉर्टेंट था, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट था। वो कैसे आया? वो एक शॉर्ट पाथ की मदद से आया, जो कि है रिफ्लेक्स एक्शन। बस इतनी 2 लाइनें आपको लिख के आनी थी, बाकी इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, वही 4 इंपॉर्टेंस। क्या हो गया? लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड, गौरी, राधिका की मम्मी इसलिए लिख रहे थे लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड। वाह। तन्मय, दीक्षा, आशिमा, एमडी, शदमन, रितेश, मंजीरी, गुजर जी, नैतिक।
दूसरा लीडर बोर्ड ऋषिका, यश, अमृत, पीयूष, उत्कर्ष, आयुषा, आस्था, रितेश, अभिनव। लड़कियां कम है, क्या हो गया है? लड़के का कमबैक हो गया है क्या? बायोलॉजी में लड़कों का कमबैक हो जाता है यार। है? केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं होता, इनका बायोलॉजी में कमबैक कैसे हो जाता है पता नहीं यार। बायोलॉजी लगता है पसंद है सबको। आ जाओ, एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये क्वेश्चन इजी है, ये तुम खुद करोगे बेटा, ये तुम खुद करोगे, मैं नहीं बता रहा हूं तुम्हें। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खुद से करके बताओ। रवि एक्सीडेंटली टचेज अ हॉट पैन, एक बार पढ़ लो पूरा। हुआ क्या कि रवि जी ने टच कर लिया हॉट पैन वाइल कुकिंग, इमीडिएटली पुल्स हिज हैंड अवे। दिस रैपिड रिस्पॉन्स सेव्स हिम फ्रॉम अ सीवियर बर्न। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट व्हेन रवि हैंड टचेस द हॉट पैन? क्या क्या इवेंट हुए? सबसे पहले गर्म जो हीट थी उससे स्टूमुला आया है, हाथ में थर्मो रिसेप्टर्स थे, उन्होंने रिसीव करा। सेंसरी न्यूरॉन ने स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेके गया। फिर उसके बाद वहां से रिस्पॉन्स कौन लेके आया? मोटर न्यूरॉन। हाथ के जो इफेक्टर मसल्स हैं उनके पास सिग्नल गया और हाथ पीछे आ गया। वो पूरा प्रोसेस आपको लिखना था। डिफाइंड रिफ्लेक्स आर्क आप कर सकते हो यूजिंग द फ्लो चार्ट, इलिस्ट्रेट ईच स्टेप। आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाना है, यानी स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, ये पूरा का पूरा। एक्सप्लेन व्हाई रिफ्लेक्स आर्क आर कंसीडर मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स। वही है, इंपॉर्टेंस पूछी गई है अलग तरीके से, इसलिए इंपॉर्टेंस मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है वो चीज जो कि बेटा तुम में थोड़ी कम हो सकती है। जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है बेटा उसको दिमाग कहते हैं। तो उसी दिमाग के बारे में देख रहे हो। तो तुम सोचना अभी हम क्या करने वाले अगले आधे घंटे में, दिमाग की मदद से दिमाग को ही पढ़ेंगे। समझे? मतलब इसी दिमाग को यूज करेंगे और इसी को पढ़ लेंगे अब हम। वाह यार, कुछ तो खतरनाक करेंगे अब हम। ठीक है, चलो आओ। दिमाग को खोला जाए। कुछ कुछ लोगों को तो जब दिमाग खोला जाएगा ना तो खाली निकलेगा। ठीक है, तो ब्रेन क्या है बेटा? ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, पहले ही सवाल यहां से आता है, ब्रेन की प्रोटेक्शन कैसे करी जाती है? ठीक है, हाउ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। तो पहले आपको यहां पे कुछ 3 टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी कैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है। पहला, एक बोनी, देखो ब्रेन में हड्डी है ना, ये जो हड्डी का स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रैनियम। क्या बोलते हैं? क्रैनियम। ठीक है, इनक्लोज्ड इन दी बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रैनियम। सबसे पहले तो क्रैनियम होता है। ठीक है, अगर आप क्रैनियम के अंदर जाओगे तो आपको अलग अलग मेम्ब्रेन्स मिलेंगी, उन मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं मेनिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा? मेनिंग्स। ठीक है, फिर ये जो मेनिंग्स है ना, इन मेनिंग्स के बीच में एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिबेरोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। अब ये फ्लूइड फील्ड होता है, पता है क्यों? अगर शॉक लगा, मान लो सर कहीं पे तुम्हारा बिड़ गया, तो शॉक आएगा, तो ये जो फ्लूइड होता है ना, ये शॉक को अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी आपके जो एक्चुअल ब्रेन है ना, उस ब्रेन तक, उस शॉक तक पहुंचने नहीं देता, पहले ही अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो सेरिबेरोस्पाइनल फ्लूइड फिल्स द स्पेस बिटवीन मेनिंग्स, एक्ट एज द शॉक अब्सॉर्बर, कुशनिंग टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरीज। एक तो शॉक अब्सॉर्ब करता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ब्रेन प्रोटेक्ट कैसे होता है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूं, यहां पे ट्रिपल स्टार लगा सकते हो। 3 पॉइंटर्स आपको यहां पे याद रखने चाहिए। राइट, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इतना आपको समझ में आ गया कि ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। अब यहां पर ब्रेन के 3 पोर्शंस होते हैं बेटा। एक ब्रेन का आगे वाला पोर्शन फोर ब्रेन, ठीक है, एक होता है मिड ब्रेन जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक टर्म है सिलेबस में, वो मैं बता दूंगा, और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन ये पीछे वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, हाँ, तो ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में दिखने वाले हैं वो है हाइंड ब्रेन से। कहां से? हाइंड ब्रेन से। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ब्रेन ना 2 टुकड़ों में होता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ठीक है, और उन दोनों को जो जोड़ता है ना बीच का, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम इज द थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर इन द ब्रेन। इट कनेक्ट्स लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट और राइट को जो बीच में जोड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम इसको हम बोल रहे होते हैं। ठीक है जी भैया, ये पता है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से फोर ब्रेन से, यानी आगे वाले ब्रेन से हम स्टार्ट करते हैं। अब आगे वाला जो ब्रेन है, पहले मैं एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाता हूं, 1 मिनट रुको यार, कहां गया एनसीईआरटी का डायग्राम? ये है एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे भैया ये डायग्राम पूछा गया है, देखो बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए बहुत कम चांसेस हैं, 0.1% चांसेस हैं ड्रॉ करने के लिए आएगा, लेकिन लेबलिंग करने के लिए पेपर में बिल्कुल आ सकता है। यानी एक डायग्राम दे देंगे,
जैसे वो न्यूरॉन का मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया ना, ABCD पार्ट निकालना है, हाँ वही वाला। तो ABCD पार्ट ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहां पर है। एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारा ही भला है, लेकिन उतना तो पता होना चाहिए। बैक बेंचर के लिए बोल रहा हूं मैं, अगर अच्छे बच्चे हो तो पूरा करके जाना, ठीक है। आ जाओ, तो देखो बेटा, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पोर्शन है 4 है, ये जो है ये मिड ब्रेन है, और ये जो तुम्हें नीचे वाला दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब 4 ब्रेन में 3 पोर्शंस होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सेरिबेरम। एक मिनट पानी पी लो एक मिनट ना। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सेरिबेरम, फिर उसके बाद कौन सा आता है बेटा, फिर उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, और एक होता है थैलेमस, ठीक है। तो ये जो तुम्हें सबसे बड़ा पोर्शन दिख रहा है ये है सेरिबेरम। क्या है बेटा, सेरिबेरम, ठीक है। ये जो तुम्हें पूरा का पूरा पोर्शन दिख रहा है इसको सेरिबेरम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो तुम्हें एरिया दिख रहा है यहां का, इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, और यहीं पर ही होता है थैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस दोनों एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। अब इनके सबकी वर्किंग पढ़ते हैं, आ जाओ। सबसे पहले सेरिबेरम। सेरिबेरम इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी ये जो आप सोच पाते हो, ये जो आप थॉट्स ला पाते हो, ये जो आप मेमोरी पावर आपकी जो कि थोड़ी कम है ना, ये सारी जो गलतियां हैं वो बेटा सेरिबेरम की है। यानी अगर आप तुमसे कोई बोले कि यार तेरी मेमोरी वीक है, तो तुम क्या बोलोगे, गलती मेरी नहीं है, कि मेरी गलती नहीं है, गलती मेरे 4 ब्रेन के सेरिबेरम की है। सेरिबेरम बेचारा याद ही नहीं कर पाता, मेरी क्या गलती। तो अगर आप तुम्हारी मम्मी पापा तुमसे बोलें कि यार तेरी मेमोरी अच्छी नहीं, क्या बोलना है, सेरिबेरम की गलती है पापा, मेरी नहीं है। मारना है तो सेरिबेरम को मारो, मुझे मत मारो, है ना। हाँ, तो सेरिबेरम जो है बेटा वो क्या है, कंट्रोल्स इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशन ऑफ द ब्रेन। यानी जितने भी वॉलेंटरी मूवमेंट्स होते हैं, वॉलेंटरी मूवमेंट्स यानी जो मैं खुद से कर सकता हूं, वो सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है सेरिबेरम। कौन करता है बेटा, सेरिबेरम, ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया होगा। अगला आता है थैलेमस। थैलेमस वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसका एक काम है, थाला फॉर द रीजन देख रहे हो, यहां भी थाला आ गया यार। थाला, क्रेडिट देना नहीं पड़ता भाई, क्रेडिट खुद खुद चल के आता है थाला के पास, कोई बात नहीं। थैलेमस, तो थैलेमस क्या है, एक तरीके से जंक्शन है, रिले स्टेशन है। जो सिग्नल आते हैं ना, जो सिग्नल आते हैं उन सिग्नल को सेरिबेरम तक लेके कौन जाता है, ये लेके जाता है, ये रिले स्टेशन, यानी जो कि सिग्नल्स को भेजता है, ठीक है। डायरेक्टिंग सेंसरी सिग्नल्स टू दी सेरिबेरम, सेरिबेरम तक सिग्नल कौन भेजता है, थैलेमस, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उसके अलावा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाइपोथैलेमस से तुम्हें मिलता जुलता क्या नाम आ रहा है, थर्मस। अरे आ रहा ही नहीं आ रहा है, थर्मस, थर्मस, हाँ। थर्मस में क्या होता है, कुछ गर्म चीजें रखते हो, गर्म चाय, गर्म पानी, है ना, थर्मस। तो आपको ऐसे याद करना है, हाइपोथैलेमस यानी थर्मस। थर्मस यानी ये जो हाइपोथैलेमस है ये आपकी हंगर को कंट्रोल करता है, जो भूख लगती है वो इसी की वजह से लगती है, ठीक है। रेगुलेट्स हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड बॉडी टेम्परेचर, यानी जितने भी ये हंगर थर्स्ट वाली चीजें ये कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस का एक और काम है, एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी, उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करता है, यानी ये वो है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाँ कंट्रोल करता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया। मिड ब्रेन का कुछ काम नहीं है। मिड ब्रेन कनेक्ट करता है 4 ब्रेन और हाइंड ब्रेन को। क्या करता है, इट कनेक्ट्स 4 ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इतना तुम्हें याद रखना है। उसके अलावा एक काम इसका और है, वो काम क्या है देखना, इट रेगुलेट्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज, हेड एंड नेक। यानी बस ये 2 काम आपको याद रखने। ये क्या करता है, एक तो कनेक्ट करता है 4 ब्रेन हाइंड ब्रेन को, उसके अलावा ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं ना, जैसे नेक के, आंखों के, इन सारे मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है। यानी ये एक प्रकार से इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। किसको करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसको काट दो, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को ये कंट्रोल करता है, बस इसका यही काम है। अभी तक समझ आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं है तो पीके लिखते चलेंगे, ठीक है, समझ आ गया। मिड ब्रेन का तो ज्यादा कोई काम भी नहीं है, ठीक है जी, है काम बट अभी आपको पढ़ना नहीं है बेसिकली। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट, पीछे वाला पार्ट। अब हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। याद कैसे करोगे, जैसे आप 11th क्लास में जाओगे तो हम बोलते हैं ना कि हम तो यार बड़े होके पीसीएम लेंगे, बोलते हो ना, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है, चाहे आप ह्यूमैनिटीज लो बट आप बोलोगे ऐसे कि हम पीसीएम लेंगे। पीसीएम, पीसीएम यानी बेटा सबसे पहला पार्ट है पोन्स, सबसे पहला पार्ट है पोन्स। अब स्पेलिंग पे एक बार गौर फरमा लेना ध्यान से, PONS है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। तो
पॉन्स है, एक है सेरिबेलम। बेलम, यहां पे भी स्पेलिंग पे गौर फरमा लेना, सेरिबेरम नहीं है, बैरम तो वो था थिंकिंग पार्ट, ये बेलम है, बेलन बेलन बेलम, हाँ ठीक है। और तीसरा है क्या, तीसरा है मेड्यूला, या फिर इसका एक पूरा नाम होता है ऑब्लंगेटा मेड्यूला। आप मेड्यूला बोलोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, आप मेड्यूला बोलोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब इनके नाम तो पता चल गया भैया, इनके काम क्या है, और इनके काम एमसीक्यू में आते हैं, तो इनकी ट्रिक बताऊंगा मैं। क्या बताऊंगा बेटा, ट्रिक बताऊंगा यार, मान जाओ यार, फालतू की चीजें मत लिखो, बहुत पिटोगे, मार खा जाओगे। 10 बज रहे हैं, ऐसा मारूंगा घुमा घुमा के तुमको, है ना, मान जाओ, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले सेरिबेलम देखते हैं। बेलम, बेलम से मिलता जुलता एक शब्द होता है बेटा, बैलेंस। तो आपको बस ऐसे याद करना है कि सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस कराता है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, है ना, है ना। शराब पीने के बाद मैं इधर चला मैं उधर चला, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अल्कोहल होती है वो आपके ब्रेन के सेरिबेलम को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पोस्चर और बैलेंस नहीं बना पाती। आई बात समझ में, इसलिए अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए यार, ये हाँ ठीक है। कंट्रोल बैलेंस पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट कौन कर रहा है, सेरिबेलम। दूसरा है पॉन्स। अब इसको कैसे याद करेंगे, रात को सोने से पहले बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां, पहले वो एक वो क्रीम आती थी पॉन्ड्स, किस किस को पता है जल्दी बताओ मुझे, किस किस को पता है पॉन्ड्स, पॉन्ड्स कब लगाते थे बेटा, पॉन्ड्स रात को सोने से पहले, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, है ना, पहले वही चलती थी बेटा क्रीम, और कोई क्रीम पॉन्ड्स का भाई जो मार्केट था ना, हाँ तो पॉन्ड्स था। कब लगाते थे, रात को सोने से पहले। तो ये पॉन्ड्स क्या करेगा, रात को कौन सी एक्टिविटीज होती है, रात को होती है ब्रीथिंग, सांस लेनी होती है रात को, है ना, मतलब इंपॉर्टेंट होता है ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन। तो रात वाली जो एक्टिविटी है, इवन स्लीप साइकिल आपकी कौन मैनेज करेगा, पॉन्स मैनेज करेगा, ठीक है। हेल्प्स इन रिलेइंग सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल्स ब्रीथिंग, ऑल्सो मेंटेन्स द स्लीप साइकिल। रात को सो रहे हो, पॉन्ड्स की क्रीम लगा के, स्लीप साइकिल मेंटेन हो गई है स्लीप साइकिल मेंटेन हो गई दोस्तों, ठीक है। ये बात पूछना मुझे कैसे पता इस ट्रिक के बारे में मुझे कैसा भैया, पर आपको कैसे पता इसके बारे में, ये तो सोचने वाली बात है। आओ, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला 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 से मिलता जुलता एक शब्द होता है मेडिसन, है, मेडिसन होता है नहीं होता, बताओ, मेडिसन होता है। तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा वो सारी बीमारियों, मतलब वो सारी चीजों को काम पे लगाता है, जो अगर काम पे ना हो तो तुम्हें मेडिसिन खानी पड़ जाएगी। जैसे कि मान लो एक ऐसे रास्ते पे गए, तुम्हें वॉमिट महसूस होगी, तो क्या करोगे, मेड्यूला मतलब मेडिसिन लोगे, है ना। तो वो सारी बीमारियां जिनकी वजह से तुम्हें मेडिसिन लेनी पड़ रही है, एक तरीके से, मतलब मैं तुम्हें याद कराने का प्रोसेस बता रहा हूं, वो क्या है, वो मेड्यूला कंट्रोल करता है। जैसे कि एक आ गई आपकी ब्रीथिंग, एक आ गई आपकी हार्ट बीट, एक आ गया डाइजेशन। वॉमिटिंग जो होती है, वॉमिटिंग भी इसी की वजह से, यानी वॉमिटिंग को कौन कंट्रोल करता है, यही कंट्रोल कर रहा है, यही कंट्रोल कर रहा है। मेडिसिन लेनी पड़ रही है, इतना याद रखेंगे। बताओ बताओ, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लोगे, कैसे याद करोगे, पीसीएम सेरिबेलम बैलेंस, पी पॉन्स, पॉन्स रात को क्रीम लगा के सोते हैं, स्लीप साइकिल को मेंटेन करेगा। अगला है अगला क्या बच गया अपना, अगला बच गया अपना मेडुला, एम से मेडुला, एम से मेडिसिन, मेडिसिन वॉमिट के लिए मेडिसिन लेंगे, हार्ट बीट के लिए मेडिसिन लेंगे, है ना। तो ये बस इतना आप याद कर लोगे, आपका काम चल जाएगा, राइट। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो बेटा, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये सारी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, हाइंड ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो फिर भैया वॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता था, वो याद कर, कौन, अरे वो याद कर, कौन, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का वो जो सेरिबेरम था, वो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये डायग्राम में बेटा लेबलिंग याद रखना, बस ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम देख लो, और इसमें लेबलिंग याद रखना। जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे, जैसे कि आप यहां पे देखोगे अगर, तो आपको दिखेगा, एक मिनट ना, देखो ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप पूरा पोर्शन देख पा रहे हो, ये बड़े वाले पोर्शन, इसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं बेटा, सेरिबेलम, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, ठीक है जी। ये वाला जो पोर्शन तुम देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। और पता है तुम्हें, ये जो मेड्यूला है, ये कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से, यानी यहां पर होता है पीछे, और ये कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से। एमसीक्यू में पूछा गया था, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसका आंसर होता है मेड्यूला। पॉन्स थोड़ा ऊपर होता है, पॉन्स यहां पर होता है, ठीक है, पॉन्स यहां पर होता है, ठीक है। तो ये रीजन्स आपको पता होने चाहिए, लेबलिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेरिबेलम, मेड्यूला, पॉन्स, ठीक है जी भैया, समझ आ गया, वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया।
क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, फिर क्लास को भी अंत करेंगे, बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि हाउ स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड। आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल यह है कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट करी जाती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है वो तो तुम्हें पता ही है, रीढ़ की हड्डी। क्या है बेटा? रीढ़ की हड्डी, है ना। इसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड, सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मेड्यूला, मेड्यूला से एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। इट इज इनक्लोज्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वो जो रीढ़ की हड्डियां होती है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइजेस फ्रॉम इट, स्पाइनल कॉर्ड में से 31 पेयर ऑफ नर्व होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है बॉडी का। अब क्वेश्चन क्या आएगा? प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देखो मैं आपको बताऊं सवाल क्या आता है, हाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रोटेक्टेड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तो मैंने बता दिया, स्पाइनल कॉर्ड अब मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखते हैं, लाइक ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो रैप्ड इनटू स्पाइनल मेनिंग्स, यानी इसमें भी लेयर्स होती हैं, लेयर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मेनिंग्स, और मेनिंग्स के बीच में सीएसएफ, सेरिबेरोस्पाइनल फ्लूइड, यहां पर भी होता है, ठीक है। दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उससे प्रोटेक्ट किया जाता है, वो तो आपको पता ही है। अगली चीज, वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 33 इंडिविजुअल बोन्स। 33 इंडिविजुअल, अगर आप चेक करोगे तो यहां से आप स्टार्ट करोगे, 33 टुकड़े होंगे आपके। कितने होंगे? हड्डियों के 33 टुकड़े होंगे। क्यों है टुकड़े? ताकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड अंदर प्रोटेक्टेड रह पाए, ठीक है। ओके, बोलो, डन है? बोलो, डन। ओके जी। यानी प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कैसे होती है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन कैसे होती है, वो आपको याद रहना चाहिए। दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं एंड देन लेट्स एंड टुडेस क्लास। ओके, यस। अच्छा, एनवाईक्यू जो है बेटा, एनवाईक्यू इसके अपलोड हो जाएंगे आज ही रात को, तो या तो कल सुबह एनवाईक्यू सॉल्व कर लेना इसके। बाकी अगला जो चैप्टर होगा, मतलब कल और इसका होगा क्लास, उसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। वो छोटा सा है, वो एक दिन का चैप्टर है। डैमेज टू विच रीजन विल मोस्ट लाइकली अफेक्ट द हार्ट रेट। हार्ट रेट, दिल को कौन मेडिसिन लेनी पड़ती है दिल के लिए, बताओ कौन है? बताओ कौन है? मेडिसिन यानी मेड्यूला, मेडिसिन यानी मेड्यूला। याद आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे अपन, पीके ट्रिक है ना यार दोस्तों, डरने क्या बात है, डरने क्या बात है, पीके भैया साथ है, क्या बात है। द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन बट कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली आफ्टर अ स्ट्रोक, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द मोस्ट लाइकली डैमेज। क्या बोल रहा है कि एक इंसान है जो कि बोल नहीं पा रहा, वो बोल नहीं पा रहा, स्पीक स्पीक, तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा होगा? देखो, आप जो बोल पाते हो ना, वो आपका वॉलेंट्री मूवमेंट है एक तरीके से। वॉलेंट्री मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? एक ही पार्ट था, सेरिबेरम। थिंकिंग पार्ट, बोलने का पार्ट, सोचने का पार्ट, सब कंट्रोल करता है सेरिबेरम। तो इसका आंसर होगा फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिबेरम। याद रहना चाहिए आपको, सेरिबेरम जो है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। सेरिबेलम बैलेंस, बैरम फोर ब्रेन, ठीक है, ठीक है। बताओ, याद रहेगा? डी काहे लिख रहे थे बच्चे, क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। अबे हाइपोथैलेमस हंगर, थर्स्ट, क्या बात कर रहे हो? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? अच्छा, आपको आंसर देना है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तुम्हारे केस में तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेरिबेरम होता है, ठीक है। राइडिंग अ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल चला रहा हूं मैं तो मैं सीधा चला रहा हूं, सेरिबेलम, बैलेंस कर पा रहा हूं। वॉमिटिंग, बोलो बोलो बोलो, मेड्यूला, ठीक है। कंट्रोलिंग हंगर, हाइपोथैलेमस, थाला थाला हाइपोथैलेमस यानी थर्मस, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, कुछ और क्वेश्चन देख लो। अ डॉक्टर फाइंड्स वन ऑफ हिज पेशेंट and that he is not maintaining a proper posture and balance of his body. State the region of the brain and also part of the brain which is responsible. अगर कोई इंसान सीधा नहीं चल पा रहा, यानी सेरिबेलम जो कि हाइंड ब्रेन में आता है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, a person is making a list to purchase few things from nearby market. Explain how forebrain plays an important role in performing this activity. यानी क्या है कि यार वो लिस्ट बना रहा है, तो फोर ब्रेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम सोच, थिंकिंग प्रोसेस किसकी वजह से कर पा रहे हो? फोर ब्रेन,
लिख किसकी, राइट किसकी वजह से कर पा रहे हो, फोर ब्रेन, है ना। तो सारी चीजें फोर ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन मेक्स अ लिस्ट टू परचेस, द फोर ब्रेन रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट्स इट्स, थिंक अबाउट द नीड एंड हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग। चाहे रीजनिंग हो, मेमोरी हो, सब कुछ फोर ब्रेन का सेरिबेरम कंट्रोल करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, डन डन, ओके जी, ओके। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ही है ना, इसके बाद एक टॉपिक था हॉर्मोन्स, वो अपन कल कल अपन हॉर्मोन से स्टार्ट करेंगे। इन दिस ब्रेन डायग्राम द रीजन सी इज डैमेज, प्रिडिक्ट द टू इफेक्ट एंड एक्सप्लेन द न्यूरल बेसिस। आपको ये बताना है कि ये जो सी रीजन है ये कौन सा रीजन है, पहले बताओ। अब मैंने बोला था ना कि लेबलिंग पे क्वेश्चन आते हैं। अब तुम्हें एक्चुअली में डायग्राम बनाना आए ना आए, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट था ये भैया हाइंड ब्रेन का वो बड़ा वाला पार्ट था जिसको हम बोलते थे सेरिबेलम, याद है। सेरिबेलम को अगर डैमेज हो गया, क्वेश्चन में बोला अगर ये डैमेज हो गया तो क्या होगा। अगर सेरिबेलम डैमेज हुआ है तो पोस्चर खराब हो जाएगा, चल नहीं पाओगे सीधा, है ना। तो क्या होगा, लॉस ऑफ बैलेंस, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। रीजन क्या है, सेरिबेरम कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, वो बैलेंस को कंट्रोल करता है। अगर वो ही खराब हो जाएगा तो टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा। चलो ओके, अगर सब कुछ आज समझ आया बेटा तो एक बार चैट में पीके जरूर लिख देना। चलो बताओ, चैट में पीके लिख देंगे जल्दी, बताओ। और वो एक लाइन याद रखना कि इंस्टा का जुनून, इंस्टा का जुनून जब सर पे चढ़ जाए तो हंसते हंसते तुम्हारा करियर सूली चढ़ जाए। यानी यानी ये अब टाइम थोड़ा सा कम डिस्ट्रैक्शन है, कम डिस्ट्रैक्टेड रहो, इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे टाइम ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो बेटा एग्जाम में भी ये होगा तुम्हारे साथ, और तुम ठीक है, तुम्हारे पापा करेंगे तुम्हें तो ये, तो इसलिए इसलिए प्लीज। अरे भाई ये क्या है, बैटमैन, अरे भाई क्या हो गया है दोस्तों, कभी कभी कुछ भी बना देते हैं। लो है दिगराज सर का असली चमगादड़ मिल गया दोस्तों, इसको ढूंढ रहे थे दिगराज सर। उनका असली चमगादड़ ढूंढ दिया है हमने फाइनली दोस्तों, आपने और मैंने मिलकर। कॉन्ग्रेचुलेशन, दिगराज सर का खोया हुआ चमगादड़ ढूंढ दिया है, कल मैं इसको अपने हाथों से लौटा दूंगा उनको, ठीक है। हाँ मिल गया है, चलो। प्रशांत मैन, प्रशांत मैन लिख रहे हैं भाई लोग, यार ये क्या है। चलो बहुत बढ़िया, इसी के साथ आज की इस क्लास को करते हैं अंत। मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों कल, ठीक है। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहें, अब मौज मस्ती कम करें, थोड़ी पढ़ाई ज्यादा करें। टेक केयर, बाय बाय। मिलना है दोस्तों, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू, सी यू। सारे के सारे कल क्लास में आ जाना वरना तुझे बहुत मारूंगा। क्लास में मिलते हैं कल, चल।